फिल्म की शुरुआत में 1943 का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। इंडोनेशिया के एक गांव में जापानी सैनिक डच और लोकल इंडोनेशियन दोनों लोगों की बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। इसके बाद हम इवाना नाम की एक डच लड़की को देखते हैं जो सैनिकों की नजर से बचकर कुछ इंडोनेशियन कैदियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उनमें उसका प्रेमी सैफुल भी था जो इवाना को अपने साथ भाग जाने की विनती करता है, लेकिन इवाना राजी नहीं होती, बल्कि सैफुल को अपनी जान बचाने को कहती है और सुरक्षा के लिए उसे एक कमरे में बंद कर देती है। ठीक तभी एक सैनिक उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद सैनिक इवाना को घसीटते हुए बाहर उनके चीफ मत्सुया के पास ले जाते हैं। वह मत्सुया से बेगुनाह लोगों की जान की भीख मांगती है। यहाँ पता चलता है कि इवाना ने पहले मत्सुया को डच और इंडोनेशियंस के बारे में जानकारी दी थी, ये सोचकर कि वह उनकी मदद करेगा, लेकिन मत्सुया ने उसके साथ धोखा किया है। अचानक मत्सुया इवाना को जान से मारने के लिए उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी सैफुल आकर मत्सुया पर अटैक करता है और इवाना को लेकर भागने की कोशिश करता है। हालांकि मत्सुया पीछे से गोली चलाता है और सीन वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन कट होकर 1993 साल में चला आता है, जहां हम अंबर और उसके भाई डिका को बस में सफर करते देखते हैं। अंबर की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर है। उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वह अपनी धुंधली नजर से देखती है कि एक लड़की गिरकर फिर खड़ी हुई और पिछली लाइन में बाकी दो लोगों के साथ जाकर बैठ गई। लेकिन डिका जब देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद पता चलता है कि कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में उनके पेरेंट्स मारे गए हैं और अब वे अपने फैमिली फ्रेंड वाटी के वृद्धाश्रम जा रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद वाटी का बेटा अगस उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। वाटी अंबर को समझाती है कि ईद की वजह से वृद्धाश्रम के कई मेंबर्स ही अपने घर गए हैं। इसके बाद वह उन्हें ग्रैंडपा फरीद, ग्रैंडमा ईदा और ग्रैंडमा अनी के साथ मिलवा देती है। अंबर और डिका को देखकर वे सब बहुत खुश होते हैं। ग्रैंडमा अनी अंबर से पूछती हैं कि क्या वह अंधी है। जवाब में अंबर बताती है कि वह पूरी तरह अंधी नहीं है, लेकिन दूसरों की तरह साफ नहीं देख पाती। कुछ देर बाद अगस अंबर को वृद्धाश्रम की केयरटेकर रीना के साथ मिलवा देता है। इसके बाद वाटी उनसे माफी मांग लेती है क्योंकि वह उनके साथ ईद नहीं मना पाएगी और वहां से विदा लेती है। ठीक तभी ईदा का ग्रैंडसन आर्थर वहां आता है। ईदा उसे कहती है कि ईद तक उसे वहीं रहना होगा। आर्थर भी राजी हो जाता है और अंबर को देखकर काफी खुश होता है। बाद में जब सब बाहर वक्त बिता रहे थे, अगस को अंबर के साथ बात करते और उसे कंपनी देते देखा जाता है, जिसे देखकर रीना साफ तौर पर जलने लगती है। अगस अंबर को इंटरकॉम दिखाकर समझाता है कि बच करने का मतलब है किसी को मदद की जरूरत है और अपनी जरूरत पड़ने पर कौन सा बटन दबाना होगा यह भी वह सिखा देता है। अगस के अंबर का हाथ पकड़ने की वजह से रीना चिढ़कर एक बर्तन हाथ से गिरा देती है, लेकिन अगस उसे समझाता है कि अंबर बस उसकी बचपन की दोस्त है। इधर डिका जब बाहर दादाजी के साथ खेल रहा था तब उनकी फ्रिस्बी पास ही एक वीरान घर के अंदर जाकर गिरती है। डिका उसे लाने जाता है, लेकिन ठीक तभी रीना दादाजी को अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि बारिश होने वाली है। दादाजी कहते हैं कि वे फ्रिस्बी कल ले आएंगे और आर्थर को कहते हैं डिक्का को अंदर ले आने के लिए, लेकिन डिक्का फ्रिस्बी लेने के लिए जिद करता रहता है, इसलिए आर्थर उसे लेकर वो लाने जाता है। डिक्का को ढूंढते ढूंढते अंबर भी उस घर में चली आती है जहां आर्थर उसे अचानक चौंका देता है। इसके बाद वो अंबर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अंबर सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद अंबर बेसमेंट में गिर जाती है और डिका और आर्थर उसकी मदद करने के लिए तेजी से नीचे उतर जाते हैं। अंबर के खड़े होने पर आर्थर कमेंट करता है कि वो यह जगह पहली बार देख रहा है। वे वहां एक ग्रामोफोन देखते हैं। ठीक तभी अंबर कुछ नोटिस करती है और पूछती है यह क्या है। आर्थर और डिका करीब आते हैं और सफेद कपड़े से ढका एक आकार देखते हैं। आर्थर कपड़ा हटा देता है और एक बिना सिर वाली औरत की मूर्ति निकल आती है, जिसे देखकर वे चौंक जाते हैं। क्यूरियोसिटी में आर्थर उस पर नॉक करता है और ठीक उसी पल अगस वहां आकर बताता है कि इस घर में एक बेसमेंट है। यह उसे आज ही पता चला। इसके बाद आर्थर अगस को एक संदूक दिखाकर मजाक में कहता है कि इसके अंदर जरूर सोना है और फिर वे उसे ऊपर ले जाने का फैसला करते हैं। इधर अंबर हाथ से छूकर मूर्ति को चेक करती रहती है। आर्थर उसे आने के लिए बुलाता है और जब वो जाने के लिए मुड़ती है ऐसा लगता है जैसे मूर्ति का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन अंबर पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि मूर्ति अपनी पुरानी जगह पर ही है। डिका उसे बुलाने आता है और अंबर आखिरी बार मूर्ति की तरफ देखकर आखिरकार वहां से बाहर आ जाती है। घर लौटकर वे संदूक खोलते हैं और डिका उसके अंदर एक पुराना रिकॉर्ड ढूंढ निकालता है। दादू वहां से एक डायरी उठा लेते हैं और उसके अंदर इवाना की फोटो देखते हैं। अनी सबको वार्न करती हैं कि वे अतीत की चीजें न लें क्योंकि इनके साथ कुछ अशुभ जुड़ा हो सकता है, लेकिन ईदा बहस करती हैं कि इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे लेकर अनी और ईदा के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। रीना तब आकर उन्हें शांत करती है। ठीक उसी पल आर्थर उनके ढूंढे हुए पुराने रिकॉर्ड को बजा देता है। गाना शुरू होने के साथ ही सब नाचने और एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं जो उन्हें डरा देती हैं। अगस का मानना है कि यह नॉर्मल लोड शेडिंग है,
लेकिन ईद की रात होने की वजह से ईदा चिंतित हो जाती है। उस रात डिका अंबर को घर के पिछले आंगन में मौजूद एक हॉन्टेड कुएं के बारे में बताता है। इसके बाद वो पूछता है कि क्या अंबर ने कुछ अजीब नोटिस किया है या नहीं। अंबर इससे इनकार करती है, लेकिन डिका कहता है कि रिकॉर्ड का गाना उसे काफी डरावना लगा। वो डिका के डर को टाल देती है और उसे सो जाने को कहती है। इधर रीना किचन में काम करते समय एक आवाज सुनती है। वो बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को देख नहीं पाती। बाद में बर्तन तेज आवाज के साथ गिर जाते हैं। दरअसल अगस ने गलती से उन्हें गिरा दिया था। वो माफी मांगता है और रीना उसे कहती है कि वो अभी बहुत थक गई है, इसलिए खाना बाद में बनाएगी। इसके बाद अगस अंबर की बात छेड़ता है, जो रीना को इरिटेट करता है। वो उसे यकीन दिलाने के लिए समझाता है कि अंबर उसकी बहन जैसी है। वो रीना को गले लगाता है और किस करता है, लेकिन ठीक तभी पास का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रीना उसे जाकर देखने को कहती है और अगस जाकर कुछ न पाकर दरवाजा बंद कर देता है। इधर अंबर के कमरे में अचानक इंटरकॉम बजने लगता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। जब वो उठकर देखने जाती है, हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर दूर कोई चल रहा है। वह इंटरकॉम पर कुछ डिस्टॉर्टेड आवाजें सुनती है। क्यूरियस होकर वह दरवाजा खोलती है, यह देखने के लिए कि किसी को मदद की जरूरत है या नहीं, और सावधानी से किचन की तरफ आगे बढ़ती है। वहां वह इंटरकॉम पर वही सेम रिकॉर्ड का गाना बजते हुए सुनती है। अचानक कोई उसके पीछे से तेजी से गुजर जाता है। लाइट जल उठती है और उसकी नजर साफ हो जाती है। वह इवाना को डरी हुई हालत में देखती है और सैफुल को पैर में गोली लगी हालत में पड़ा देखती है। अंबर पूछती है वह कौन है। इवाना के पीछे और भी कुछ इंडोनेशियन लोग आ जाते हैं जब वह उनसे मदद मांगती है। ठीक तभी डिका अंबर का हाथ पकड़ लेता है। लाइट फिर से बुझ जाती है और उसकी नजर धुंधली हो जाती है। डिका जानना चाहता है कि उसने क्या देखा, लेकिन अंबर कोई जवाब न देकर उसे लेकर कमरे में वापस आ जाती है। वे दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। अचानक रिकॉर्ड अपने आप ही बजने लगता है। घर के दरवाजे चरमराते हुए खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अन्नी के कमरे का दरवाजा भी धीरे धीरे खुल जाता है, जिससे उनकी नींद टूट जाती है। डरी हुई हालत में वह इंटरकॉम पर वह डिस्टॉर्टेड गाना सुनती है और हेल्प बटन दबाकर रीना को बुलाने लगती है। डरते डरते वह कमरे से निकलकर दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाती है, जहां से उन्हें तब भी रिकॉर्ड बजने की आवाज आ रही थी। वह इसे बंद करती है, लेकिन मुड़ते ही गाना फिर से बजने लगता है। वह इसे बंद करने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन उनके पीछे जो स्टैच्यू खड़ा है उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। अचानक बर्तन गिरने की तेज आवाज से वह चौंक जाती है। अगस और रीना को बुलाते बुलाते वह गिरे हुए बर्तन देखती हैं और उन्हें उठाने लगती हैं। उसी पल वह किसी को सामने खड़ा देखती है। वह सिर उठाकर देखते ही डर के मारे बाहर दौड़ पड़ती है। वह दौड़कर एक वॉशरूम में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। अचानक पीछे से कोई उनका गला दबाकर उन्हें हवा में उठा लेता है। पकड़ इतनी मजबूत थी कि उनकी दोनों आंखें बाहर निकल आती हैं और उनका सिर अलग हो जाता है। अगले दिन सुबह अंबर कहती है कि उसने कल रात इंटरकॉम पर आवाज सुनी थी, लेकिन रीना उसे याद दिलाती है कि रात में बिजली नहीं थी। ठीक तभी ग्रैंडपा अगस को बुलाते हैं और लिविंग रूम में वो बिना सिर वाला स्टैच्यू दिखाते हैं। आर्थर आकर पूछता है कि मूर्ति यहाँ कौन लाया। उसे शक होता है कि शायद अगस मजाक कर रहा है। इधर अंबर मूर्ति को बहुत करीब से ऑब्जर्व करती है। तब ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि संदूक में उन्हें जो डायरी मिली थी वह एक डच महिला की है, जो कभी यहाँ रहती थी। वह बताते हैं कि लड़की बचपन से ही इस घर में रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता इंडोनेशिया और इसके लोगों को प्यार करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने उसके छोटे भाई का नाम भी इंडोनेशियन रखा था। लेकिन परिवार में एक दर्दनाक घटना घटी। उसके भाई का मर्डर कर दिया गया था। माँ बीमार होकर मर गई और बाद में उसके पिता ने सुसाइड कर लिया। अंबर ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या उन्होंने इस घर में कभी कुछ अजीब देखा है। ग्रैंडपा जब जानना चाहते हैं कि वो क्या समझाना चाह रही है, तब अंबर एक्सप्लेन करती है कि आंखों की सर्जरी के बाद से उसकी आंखें बहुत सेंसिटिव हो गई हैं, जिसके चलते वो सुपरनेचुरल एनर्जी देख सकती है। उसने पिछली रात जो देखा था उसका वर्णन करती है, यहाँ तक कि उस डच महिला को भी अपनी आंखों से देखा था। खैर, बाद में ईद की खुशी में सब जब एक साथ फोटो खींच रहे थे, तब आर्थर नोटिस करता है कि ग्रैंडमा एनी वहां नहीं है। रीना उनके कमरे में जाकर देखती है कमरा खाली है। घबराकर वो सबको खबर देती है और सब मिलकर एनी को ढूंढना शुरू करते हैं। ढूंढते ढूंढते एक वक्त एम्बर को पानी गिरने की टप टप आवाज सुनाई देती है। आवाज को फॉलो करके वो वॉशरूम की तरफ जाती है, जहां उसके पैरों में पानी लगता है। दरवाजा खुलते ही उसने अपनी धुंधली नजरों से अंदर किसी को पड़े हुए देखा। डर से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। फिर भी वो हाथ बढ़ाकर बॉडी को टच करने की कोशिश करती है। अचानक उसके मुंह पर खून छिटक कर आता है। डर से चिल्लाकर वो समझ पाती है कि उस बॉडी का सिर नहीं है। बाकी लोग तेजी से वॉशरूम की तरफ भाग कर आते हैं और ग्रैंडमा एनी की बिना सिर वाली लाश देखकर सब सिहर उठते हैं। सीन कट होकर देखा जाता है। आर्थर अपनी ग्रैंडमा ईदा को वहां से ले जाने के लिए जिद कर रहा है और अगस को दरवाजा खोलने को कह रहा है, लेकिन अगस राजी नहीं होता। वो कहता है यहाँ के सब लोग अब उसकी जिम्मेदारी हैं और उसने पुलिस को खबर दी है। ग्रैंडपा सलाह देते हैं कि सेफ रहने के लिए सबको एक साथ ही रहना चाहिए, लेकिन आर्थर को डर है।
खूनी शायद अभी भी घर के अंदर ही है। इसी बीच आर्थर नोटिस करता है कि कुर्सी के ऊपर रखा वो स्टैच्यू वहां नहीं है। घबराकर वो सबको यह बात बताता है, लेकिन ग्रैंडपा और अगस जब चेक करते हैं, देखते हैं स्टैच्यू अपनी जगह पर ही है। आर्थर जोर देकर कहता है कि मूर्ति सचमुच गायब हुई थी। अंबर उसका पक्ष लेकर बताती है कि उसने किचन में उस डच महिला को देखा था। वो बताती है कि वो ऐसा कुछ देख सकती है जो दूसरे नहीं देख पाते। सिचुएशन वैसे ही खराब होने की वजह से रीना उसे डांट कर फालतू बातें बंद करने को कहती है। ठीक तभी पुलिस ऑफिसर यूदी वहां पहुंचते हैं और बारिश की वजह से देर होने पर माफी मांग लेते हैं। वो जानना चाहते हैं क्या एनी बीमार थी या हार्ट अटैक आया था। वे पुलिस को बाथरूम में ले जाते हैं। वहां चादर हटाते ही वो बिना सिर वाली लाश देखकर चौंक जाते हैं और लाश की बदबू से उल्टी कर देते हैं। डर के मारे वो तेजी से अपनी गाड़ी में वापस जाते हैं और बैकअप टीम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। वो रियर व्यू मिरर में देखते ही उस मूर्ति को देख पाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। गाड़ी से उतरकर भी किसी को देख नहीं पाते। इधर ग्रैंडपा फरीद सबको संदूक के अंदर मिली उस डच महिला की डायरी के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं डायरी में उन्होंने मत्सुया नाम के एक जापानी सेना चीफ के बारे में पढ़ा है, जो उस डच महिला के करीब था, क्योंकि महिला को जबरदस्ती कंफर्ट वुमन या सेवदासी बनने पर मजबूर किया गया था। अचानक डिक्का किसी चीज की आवाज सुनकर उस तरफ आगे बढ़ता है। ठीक उसी समय यूदी अंदर आते हैं और घर का लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। डिका अंबर को बुलाकर स्टैच्यू की तरफ देखने को कहता है। देखा जाता है इस बार मूर्ति खड़ी है। अचानक बिजली चली जाती है। यूदी सबको घर के अंदर दरवाजा बंद करके रहने का निर्देश देते हैं और वो और अगस इलेक्ट्रिकल पैनल चेक करने जाते हैं। उनके जाते ही देखा जाता है कि मूर्ति फिर पहले की तरह बैठ गई है। डिका और अंबर मूर्ति के पास आगे बढ़ते हैं और डिका जोर देकर कहता है कि मूर्ति सचमुच खड़ी थी। ठीक तभी वह डच गाना बजना शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर सब चौंक उठते हैं। अंबर ग्रामोफोन पर अपना कान लगाती है और अचानक लाइट वापस आ जाती है, लेकिन वह सिर्फ अंबर के लिए। किसी एक खिंचाव में वह किचन की तरफ चलने लगती है और डिका और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। वह देखती है इवाना मदद के लिए रो रही है, लेकिन लोकल इंडोनेशियंस उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं। अंबर दूसरों को बताती है कि उस डच महिला पर अटैक किया जा रहा है। गांव वाले इवाना को मारते मारते चिल्लाकर कह रहे थे कि वह उनकी जितनी भी मदद करे। आखिर में वह एक डच है। बाकी लोग इंटरकॉम पर सिर्फ धुंधली आवाज सुन पा रहे थे, लेकिन अंबर उस क्रूर सच्चाई को अपनी आंखों से देख रही थी। गांव वाले इवाना को बेरहमी से पीट रहे थे और सैफुल उन्हें रुकने के लिए विनती कर रहा था। अब बाकी लोग भी टॉर्च की लाइट में शैडो की हलचल देख रहे थे, लेकिन अंबर बताती है कि इवाना को उनके अपने लोग यानी इंडोनेशियंस ने टॉर्चर किया था। अचानक जापानी सैनिक सैफुल पर हमला करते हैं। मत्सुया इवाना के बाल नोचकर पकड़ता है और ताना मारकर कहता है कि उसने इंडोनेशियंस की मदद करने का वादा किया भले ही हो, लेकिन इवाना उनकी कोई नहीं है। वह कहता है धोखे का स्वाद लो, वही तुम्हारी मौत चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारे प्यार की और कोई कीमत नहीं है। इवाना रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक सैनिक उसे धक्का देकर गिरा देता है। वह सबको कर्ज करके कहती है उसके खून की हर एक बूंद उनकी जिंदगी दुश्वार कर देगी। गुस्से में मत्सुया उसका गला काट देता है और एक भयानक दृश्य में उसका सिर शरीर से अलग होकर गिर जाता है, जिसे देखकर अंबर भी चिल्ला उठती है। सैफुल उसकी बॉडी को ले जाता है और अंबर उसे फॉलो करती है। वह देखती है मत्सुया इवाना का कटा सिर एक कुएं में फेंक रहा है। दूसरी तरफ सैफुल उसकी बॉडी को उस घर में ले आता है जहां स्टैच्यू मिला था। बेसमेंट में लाकर वह उसे एक कुर्सी पर बैठाता है। यूदी कुछ अजीब शैडो देखते हैं और आर्थर उन्हें बताता है कि उन्होंने ऊपर क्या सब दृश्य देखा था। तब देखा जाता है सैफुल ग्रामोफोन पर वही सेम डच गाना बजा रहा है, जो सबको हैरान कर देता है। वह अपनी शर्ट उतार देता है और इवाना के कपड़े हटा देता है। वह प्यार भरी आवाज में पूछता है घर के आंगन में वे जो गाना गाते थे क्या उसे याद है या नहीं। वह मिट्टी से उसका शरीर ढकना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे उस स्टैच्यू में बदलने लगता है। वह अफसोस करते हुए कहता है इस देश के प्रति तुम्हारे प्यार ने तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही दी। अंबर समझकर सबको जोर से बताती है कि सैफुल ने ही इवाना को उस स्टैच्यू में बदला था और इवाना की डेड बॉडी अभी भी उस स्टैच्यू के अंदर ही है। सैफुल इवाना से माफी मांगता है और इवाना की वही बात फिर कहता है कि उसके खून की हर एक बूंद उनकी जिंदगी को अशांत कर देगी। वह उसे एक सफेद कपड़े से ढक देता है, रिकॉर्ड को संदूक के अंदर रख देता है और जापानी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए निकल जाता है। अंबर उसे फॉलो करके ऊपर जाती है, लेकिन जाकर देखती है उसे मार दिया गया है। वे जब फिर बेसमेंट में वापस आते हैं तब कुर्सी पलट जाती है और अचानक इवाना की सोल यूदी पर अटैक करती है और उसका गला पकड़ लेती है। डर के मारे अगस एक लाठी से उसे हिट करता है और सबको भागने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन इससे स्टैच्यू को कोई नुकसान नहीं होता और वह अगस की तरफ आगे बढ़ती है। वह उसे पकड़ लेती है और रीना रोकने जाती है तो इवाना रीना की आंखों के सामने ही अगस का सिर शरीर से नोचकर अलग कर देती है। रीना दुख में चीख पड़ती है। सब तेजी से भाग जाते हैं और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। यूदी सबको अपनी गाड़ी में चढ़ने का निर्देश देते हैं, इस उम्मीद में कि वे भाग पाएंगे।
लेकिन गाड़ी का इंजन चालू नहीं होता। अचानक सायरन खुद ब खुद बजने लगते हैं और फिर अचानक रुक जाते हैं। इंटरकॉम पर इवाना की आवाज सुनाई देती है। वो अपना सिर वापस मांग रही है। आर्थर उसे आगे आते देखता है और दूसरों को सतर्क करता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही गाड़ी की खिड़की पर एक हाथ का निशान दिखाई देता है, जो कांच के ऊपर से घिसते हुए नीचे की तरफ उतरता रहता है। अचानक ईदा को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है और दरवाजा जोर से रीना के मुंह पर बंद हो जाता है। आर्थर भी बाहर जाता है अपनी ग्रैंडमा को बचाने, लेकिन जाकर देखता है इवाना की सोल ने ईदा का सिर शरीर से नोचकर अलग कर दिया है। वो पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसका गला पकड़ लेता है और उसका सिर भी उखाड़ फेंकता है। जाने से पहले वो दूसरों को वो कटा हुआ सिर दिखाती है। कोई रास्ता न पाकर अंबर स्टैच्यू को नष्ट करने का प्रस्ताव देती है। वे घर वापस आते हैं और अंबर को याद आता है उसने मत्सुया को इवाना का सिर एक कुएं में फेंकते देखा था। ग्रैंडपा और यूदी स्टैच्यू को कुएं के पास ले जाते हैं और यूदी कुल्हाड़ी से वार करके उसे तोड़ देते हैं, जिसके अंदर से इवाना के अवशेष निकल आते हैं। अंबर प्रस्ताव देती है कि अवशेषों को कुएं में फेंककर जला दिया जाए। वे इवाना के अवशेषों पर अल्कोहल डाल देते हैं और उन्हें कुएं में फेंक देते हैं। यूदी को याद आता है कि माचिस गाड़ी में रह गई है, इसलिए वो दौड़कर उसे लाने जाता है और दादू भी उसके पीछे जाते हैं। ठीक तभी इवाना अंबर और डिका पर अटैक करती है और उन्हें हवा में उठा देती है। रीना मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन इवाना की बिना सिर वाली सोल अंबर और डिका को लेकर कुएं के अंदर गिर जाती है। अंदर अंबर इवाना का कटा सिर ढूंढ लेती है, जो चिल्लाकर कहता है, तुम सब मरोगे। अंबर उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है और डिका की मदद के लिए चीख सुनाई देती है। अचानक इवाना उसकी तरफ झपटती है और अंबर हवा में कुल्हाड़ी चलाती है। डिका बाल बाल बच जाता है। अंबर के कहने पर रीना कुएं के अंदर एक लाइटर फेंक देती है। अंबर उसे उठा लेती है, लेकिन कुछ करने से पहले ही इवाना पीछे से अटैक करती है। वो उसका सिर पकड़ लेती है और मांग करती है, मेरा सिर वापस दे। उसके अंबर को मारने के ठीक पहले डिका अवशेषों में आग लगा देता है। इवाना की सोल जल उठती है और दर्द में चिल्लाने लगती है। वो आखिरी बार अंबर की तरफ झपटती है। अंबर भी उसके साथ लड़ाई जारी रखती है जब तक कि आत्मा जलकर राख नहीं हो जाती। थककर अंबर गिर पड़ती है, लेकिन डिका उसे जगाता है और वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले दिन अपने बेटे और दूसरों को खोकर वाटी शोक में टूट जाती है। एक हफ्ते बाद जो लोग जिंदा बचे थे वे दूसरी जगह जाने की तैयारी करते हैं। पैकिंग करते समय अंबर दूसरी एक महिला के साथ इवाना की एक फोटो देखती है और दादू से उसके बारे में पूछती है। वो कहते हैं, यह जरूर इवाना की बहन होगी। फोटो के पीछे दिमास, एलिजाबेथ और इवाना का नाम लिखा था। अंबर चीजों को एक बॉक्स में भरती है और उसे साथ ले लेती है। जब वे जा रहे थे, लाइट्स ब्लिंक करना शुरू करती हैं और वो डच रिकॉर्ड फिर से बजना शुरू कर देता है। इस डरावने एहसास के साथ ही मूवी खत्म होती है।